और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पुंछ से बड़ी खबर है, जहां सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना की सरना बटालियन ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किया है। सेना द्वारा एलओसी के अग्रिम क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस, बैग पाउच, स्मार्टफोन, पावर बैंक, सोलर चार्जर, कपड़े, प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाइयां और खाने का सामान भी शामिल है। इस बरामदगी से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। निर्यात किए गए सामानों में पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को सहारा देने में लगा हुआ है। वो ड्रोन के जरिए सीमा पार कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स और हथियार पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन सेना ने सीमा और अंदरूनी इलाकों में कड़ी चौकसी और खुफिया ग्रिड स्थापित कर रखा है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों को हथियारों और ड्रग्स के सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में आतंकियों पर बढ़ते दबाव के चलते ISI यह रणनीति अपना रही है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान इस मंसूबे में इसलिए भी कामयाब नहीं होगा क्योंकि सुरक्षा बल पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को नाकाम करने में सक्षम हैं। जम्मू कश्मीर में जब जब भी हालात ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। अभी एक ये ऐसी इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान की ISI अब ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए वो कम से बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कर सकती है। ये कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए, वरना पाकिस्तान में लोग उनकी वर्दियां फाड़ देंगे, उनको जूते से मारेंगे। और आप देखिए, उनके जो अशराफिया क्लास है, बड़े बड़े जनरल्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं, आपने हाल ही में वो सारे फॉरेन में रहते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। आप देखिए, अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ है तो 3-4 दिन से उनके जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको पेरिस में घूमते हुए किस तरह से एक अफ़गानिस्तान का जवान ने गाली गलोच किया। तो आप अभी रिटायर हुए, अब आपने अरबों रुपया कमाया, अब आप पेरिस में घूमोगे, आप पैसा कैसे खर्च करोगे? और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए जनरलों को अमीर होना है। वहाँ वो आर्मी हाउसिंग स्कीमें चलाते हैं, पूरी दुनिया का इंडस्ट्री चलाते। तो फौज अमीर है, देश गरीब है, वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फौज और ISI का एक मिला जुला, जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में जब मैं DGP था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे
सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो ये भी उसी का एक, मैं समझूंगा, ये नई जो 16 में इन्होंने किया था, फिर इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। उसके बाद जब देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट में इनके हज़ारों काडर मारे गए, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी, वो जो हाइब्रिड टेररिज्म था, अब इन्होंने इसको ये वाला शुरू कर दिया खेल, क्योंकि इनको किसी न किसी तरीके से ये इंडस्ट्री चलानी है। तो जैसे आपने कहा कि पहले भी ये देखा गया कि फीमेल्स को यूज़ किया जाता था। हमने कई बार देखा कि आईईडीज़ या आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो फीमेल्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन तब भी वो स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पाई। कितने आप आश्वस्त हैं कि अब भी जिस तरह का षड्यंत्र आईएसआई की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसको फेल किया जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? बदनीयत कभी कामयाब नहीं होती, ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, और ये जो डीप स्टेट है इसकी बदनीयत है। आपने 47 में एक धर्म पर एक मुल्क बनाया, आज उस मुल्क की क्या हालत है? तो जब आपकी बदनीयत हो, जब आपकी ये नीयत ना हो कि मैं अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, मैंने अपने लोगों को अच्छा इंसान बनाना है, वो आपकी नीयत नहीं है। आप इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर दुनिया का बर्बादी करना चाहते हैं, तो बदनीयत का नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान 75 साल के बाद देख लीजिए कहाँ है और भारत कहाँ है। तो ये थे एसपी वैद, जिनका ये साफ कहना है कि पाकिस्तान की जो बदलती हुई स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने के लिए हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस तत्पर रहे हैं। साथ ही वो जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पर कश्मीर वैली के पेरेंट्स से भी, वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस झांसे में ना आए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी पूरी तरह तैयार है। सीआरपीएफ का स्पेशल डॉग स्क्वाड पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ 137वीं बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने कहा कि डॉग स्क्वाड सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध सामग्री की पहचान करने के लिए डॉग स्क्वाड अहम रोल अदा करता है। डॉग सारे ट्रेंड हैं और अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग जगह पर तैनात रहते हैं। कार्य जो है उसी मुस्तैदी के साथ में करते हैं जैसे जवान करते हैं। हमारे लिए एडेड एडवांटेज ये होता है कि डॉग के रहने से कोई संदिग्ध वस्तु हो या कोई संदिग्ध सामग्री हो या कोई संदिग्ध आदमी कहीं पर जा रहा हो तो उसको पकड़ने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये सारे हमारे जो डॉग्स है यहाँ पर जो तैनात हैं और तैनात रहेंगे, वो बहुत ही अच्छे प्रकार से ट्रेंड है और अपनी भूमिका निभाते हैं। और कई बार जो आपने देखा है यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुओं को ही पकड़े हैं, कई प्रकार के लोगों को ही पकड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को अब यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। कैफेटेरिया मोड़ के पास भारी भूस्खलन के कारण यातायात को बंद कर दिया गया था। डीसी रामबन के मुताबिक अभी ट्रैफिक धीरे चल रहा है। भूस्खलन की वजह से निर्माणाधीन टनल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस टनल का फेज भारी मलबा और पत्थरों की चपेट में आया था। हालांकि किसी तरह का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। राजौरी जिले में आज दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले के समोट बुढ़ल इलाके के दुगई पुल के पास हुआ है। एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है। इस बीच किश्तवाड़ जिले में भी एक सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। सिंथन किश्तवाड़ में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह हादसा नेशनल हाईवे 244 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि अल्टो कार अनंतनाग से किश्तवाड़ जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, स्थानीय लोग और सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। मृतक की पहचान लतीफ अहमद मलिक के तौर पर हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान आमिर इलियास वानी के रूप में हुई है। दोनों अनंतनाग जिले के ही हैं।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन हुए रेलवे के निर्माण कार्य के चलते पानी के स्रोत खत्म होने के बाद लोग रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बक्कल गांव के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सालों से पीने के पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोग आज रेलवे सुरंग के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हुए हादसे के पुराने जख्म भरे भी नहीं थे और अब फिर से इन्हीं जख्मों को ताजा किया जा रहा है। एक बार फिर से माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण होने का नाम नहीं ले रही है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन लगातार दावे करता रहा है कि इस हादसे के बाद भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमने काफी ज्यादा यंत्र अपनाए हैं और सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। वहीं RFID कार्ड लगाने का भी यही मतलब था कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा होने नहीं देंगे, लेकिन भवन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर से हज यात्रियों की रवानगी जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से हज यात्रियों को भेजा जा रहा है। हज यात्रियों के लिए हज हाउस श्रीनगर में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खबर दिल्ली से है, जहां के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित ज्ञान बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पुलिस और दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग एक कोचिंग सेंटर में लगी थी। छात्रों ने रस्सियों के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। इस प्रयास में 4 छात्रों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि चोट गंभीर नहीं है। कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। भारत मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय आज शाम को जखौ बंदरगाह के पास पहुंचेगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दस्तक से पहले राज्य प्रशासन ने तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर स्थानांतरित कर दिया है और बचाव एवं राहत उपायों के लिए आपदा प्रबंधन इकाइयों को तैनात किया है। कहते हैं कि जब प्रकृति अपना खेल दिखाती है तो किसी की नहीं चलती है। ये बात एक बार फिर से सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने रिपोर्टिंग के करियर में ऐसा अनुभव नहीं किया है। खड़े होना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है। ये लहरें, ये समुद्र है। हम भी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इसलिए हमने पर्याप्त दूरी बनाई हुई है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें
पहुंचा रहे हैं और ये वाकई डराने वाला अनुभव है। जिस तरीके से तूफान बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दूरी अब इसकी 150 किलोमीटर से भी कम की रह गई है, उतनी ही तेजी से यहाँ पर अब खतरा बना हुआ है। हालांकि जो तमाम एजेंसीज हैं वो डिप्लॉय की गई है, क्योंकि इतिहास में अभी तक जितने भी चक्रवात आए हैं उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पर पेड़ों को नुकसान होता है, फसल को नुकसान होता है, जो कच्चे घर हैं वो गिर जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं। इसके अलावा लोगों के घरों में पानी भर जाता है, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, टेलीफोन टावर्स को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा तमाम जो इतिहास में अनुभव से देखते हुए, और अभी जो है टेक्नोलॉजी वो काफी ज्यादा आगे है, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ जाती है, कितनी दूरी पर चक्रवात है वो हम देख लेते हैं, वो भाप लिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। पीएम मोदी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से जो लहरें हैं, इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। ये मंदिर के प्रांगण तक पहुंचते हुए, ये इधर गायत्री शक्तिपीठ है, ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर डिफेंस में सभी हाई अलर्ट और हाई अलर्ट मोड पर हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और हर एक तरीके की सिचुएशन निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस समय न्यूज 18 टीम MRCC के कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां पर साइक्लोन बिपरजॉय को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है और उसके ऊपर नजर रखी जा रही है कि उसका डायरेक्शन किस तरफ जाने वाला है, कितनी कहां पे लैंड करेगा, कितनी तबाही मचा सकता है। इसको लेकर कोस्ट गार्ड पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार मॉनिटर कर रही है कि साइक्लोन बिपरजॉय जो शुरू हुआ था उसको लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और कुछ उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए हैं, कुछ लोगों को बचाया भी था। जब तक ये साइक्लोन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता है, तब तक इंडियन कोस्ट गार्ड इस साइक्लोन को इसी तरीके से 24 घंटे मॉनिटर करता रहेगा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हिमाचल प्रदेश को पानी देने के मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार BBMB को पानी देने का आदेश नहीं दे सकती। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश को पानी देने पर NOC की शर्त को हटाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि BBMB सिर्फ प्रबंधन के लिए है और BBMB से पानी देने का पैमाना पहले से तय है। गौरतलब है कि 15 मई को केंद्र सरकार ने NOC की शर्त को हटा दिया था और इसी को लेकर अब भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और आइए न्यूज 18 संवाददाता राजेंद्र से तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। हिमाचल के लोगों को अब BBMB का पानी प्रयोग करने के लिए NOC की जरूरत नहीं है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री नाराज हो गए और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार BBMB के पानी के लिए आदेश जारी नहीं कर सकती। दरअसल BBMB का पानी प्रयोग करने के लिए हिमाचल के लोगों को BBMB प्रशासन से NOC की जरूरत होती थी, लेकिन इस बात को लगातार हिमाचल की सरकारें केंद्र सरकार के साथ समक्ष उठाती रही और केंद्र ने अब इस शर्त को हटा दिया, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि BBMB एक बोर्ड है और पंजाब तथा हरियाणा सहित कई राज्यों का BBMB में योगदान है। ऐसे में केंद्र सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती। लेकिन हिमाचल के राजनीतिज्ञों की माने तो यह हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत है। प्रदेश के लोग अब पीने के लिए और सिंचाई के लिए BBMB के पानी का प्रयोग कर सकेंगे और इसके लिए जो बड़ी शर्त NOC की है वो केंद्र की तरफ से हटा दी गई है। ऐसे में हिमाचल के लोग इस फैसले को राहत भरी नज़रों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पंजाब को कोई आपत्ति है तो इस पर बात की जाएगी और भाजपा की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है कि विस्थापितों ने जो दंश झेला है उससे एक मरहम के तौर पर केंद्र के इस फैसले को भाजपा देख रही है। और इसी मामले पर अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
जहां एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से इस मसले पर बातचीत करेंगे, वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मसले पर वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं बीजेपी विस्थापितों के दर्द का हवाला देकर इस एनओसी की शर्त को हटाने के निर्णय का स्वागत कर रही है। बीबीएमबी से हमें 1% रॉयल्टी नहीं मिलती है और हम उसके अधिकार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जो भी बीबीएमबी की पार्टनर स्टेट्स है उनसे बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। संवाद के द्वारा ही बातचीत होती है। जो इश्यूज हम उठा रहे हैं अपने हिमाचल के लोगों के हित के लिए, अगर हम वो बात नहीं रखेंगे तो हमारा ये दायित्व बनता है सरकार का कि हम वो बात रखें और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित रखें। पानी राज्य का विषय है, हमने उसके चलते वाटर सेस लगाया है और हम इसमें कतई भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे अधिकार हैं और अधिकारों की लड़ाई चाहे लंबी खिंच जाए कोई बात नहीं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे। पानी हिमाचल प्रदेश का है, बांध हिमाचल प्रदेश में लगा है, औषधि हिमाचल प्रदेश के लोगों को है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को पीने के पानी के लिए अगर केंद्र ने वो एनओसी की शर्त हटाई है तो केंद्र का निर्णय सराहनीय है, स्वागत योग्य है। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को भरपूर पानी जितनी आवश्यकता है पानी मिल सकता है। इससे पहले भी बीबीएमबी को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार में तकरार होती रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर बीबीएमबी से उनका हिस्सा काटने के आरोप लगाए हैं और एक बार फिर एनओसी की शर्त को हटाने को लेकर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए जैस्मिन शर्मा। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति पर सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वो 4 सालों में स्थिति सुधारेंगे और 10 सालों में हिमाचल सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। यहां सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जिस गति से उनकी सरकार काम कर रही है उससे बीजेपी नेता घबराए हुए हैं। बीजेपी केंद्र से राज्य का पैसा रोक सकती है, कर्ज सीमा कम कर सकती है, लेकिन वो विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। यहां सीएम ने बताया कि केंद्र ने अब एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट की लिमिट को भी कम कर दिया है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार है। कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद भी यही वो अधिकारी है जिनसे हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम दी। एक भी विभाग आज मुझे बता दीजिए जिसको सैलरी ना मिलती हो और एक भी डिपार्टमेंट ऐसे ना बताया हो जहां हमने आज विकास के कार्यों को अमली जामा ना पहनाया हो। वो घबरा रहे हैं। जिस तेजी से हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमारे पैसे रोक सकते हो, आप 4 सांसद चुनकर गए हो, आपको अगर पैसे ही रोकने हैं 14,500 करोड़ में से हमारे कर्ज की लिमिट को 8,500 करोड़ का आपने कम कर दिया। आपने हमारी जो और लिमिट है एक्सटर्नल एडीडी प्रोजेक्टों की लिमिट है जिसमें विश्व बैंक, जायका, एडीबी आते हैं उनको आप कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास की को रोकने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और प्रदेश की जनता को आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाएंगे। हिमाचल राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगले 5 और उधर सुक्खू सरकार पर जयराम का हमला। प्रदेश में अर्थव्यवस्था का माहौल, अव्यवस्था का माहौल है। जयराम ने बयान दिया है सिर्फ संस्थान बंद करने के फैसले हुए हैं, लोन को चुकाने के लिए लिया गया लोन। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया है सुक्खू सरकार पर। उन्होंने कहा प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है, सिर्फ संस्थान बंद करने के फैसले हुए हैं, लोन को चुकाने के लिए लोन सरकार ने लिया है। महीने का कार्यकाल वर्तमान कांग्रेस सरकार का पूरा हो गया है और हम इस बात से सहमत हैं कि नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नए हैं, इसलिए थोड़ा सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000
खुले हुए चले हुए संस्थानों को बंद करना एक निर्णय उनका रहा सरकार में आते ही, और उस निर्णय के कारण बहुत सारे इलाके में लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से दूर दराज के इलाके में। दूसरा, प्रदेश में उन्होंने बहुत ज्यादा, एक बार नहीं अनेकों बार, और आज भी उसी बात को लेकर के कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार ने लोन लिया। हम मना कहां कर रहे हैं, लोन लिया, निश्चित रूप से लिया, लेकिन लोन इसलिए लिया जो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस की सरकार हमको छोड़ गई थी, उसकी किस्तें अदा करना, उसका ब्याज अदा करना, उसके लिए लोन लेने के सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन हमने लोन लिया, हमने 2 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के लगभग लोन लिया, और यहां तो 6 महीने के इस कार्यकाल में 7,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। और 7,000 करोड़ लेने के बावजूद भी परिस्थिति यह है कि अभी भी लगभग 500 करोड़ के लगभग जो है ओवरड्राफ्ट जो है वो पड़ा है, और अगली लोन लेने की बारी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फिर से आ जाएगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।